हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में, क्योंकि अभी हमारा जो न्यायपालिका वाला चैप्टर चल रहा है इसमें हमने इसके भूमिका की बात की थी कि उसमें याचिका दायर कैसे करते हैं, मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत उसकी भूमिका थी उसके बारे में बात की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि हमको पता है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। किसी की उसमें बंधी नहीं है कि कोई दबाव होगा कहीं से या किसी राजनेता का, क्योंकि हमेशा जब भी करप्शन होता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा किसी एक बहुत बड़े राजनेता या की बात करें तो कुछ ऐसे लोगों का हाथ होता है जो कि काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। तो क्या स्वतंत्र कैसे है और इसका क्या बेनिफिट है हमको, और यदि स्वतंत्र नहीं है तो इसका क्या नुकसान है हमको, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे आज समझने वाले हैं। तो इसमें बताया भी गया है कि इमेजिन कीजिए, ठीक है, यानी कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यानी कि कोई ताकतवर नेता आता है आपके इलाके का और आपके ज़मीन में क्या कर लेता है, वो कब्जा कर लेता है। ठीक है, जबरन कब्जा कर लेता है और उसके बाद जबकि वो ज़मीन उसकी नहीं है फिर भी वो कब्जा कर लेता है वहाँ पे। अब इसके यदि हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यदि कोई हमारी ज़मीन को, ठीक है, हड़प लेता, ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता, कोई नहीं, एक ताकतवर नेता यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है। और प्लीज़ इसको आप लोग बहुत ही केयरफुली समझिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, यानी कि वो हमारी जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो राजनेता है वो न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, उसके पास इतनी पावर है या उसके पास इतनी ताकत है या उसका जो भी दल बल थोड़ा हाई है तो वो क्या कर सकता है, हटा सकता है या उसका ट्रांसफ़र करवा सकता है, यानी तबादला करवा सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिमायत का मतलब है कि उसकी तरफ, यानी जो अपराधी है, नेता है, उसकी तरफ ही न्यायाधीश भी बोलते हुए दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम उस व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ पे क्या होता है कि राजनेता का दबाव एक न्यायाधीश के ऊपर होता है। ठीक है, जबकि बिल्कुल सारे दस्तावेज जो हैं वो सही प्रूव कर रहे हैं कि नेता ने हमारी ज़मीन को हड़प लिया है, लेकिन न्यायाधीश के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ से इसको समझना है हमको, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पे हमारी न्यायपालिका का ऐसे, मतलब न्यायपालिका की ये कंडीशन हो कि नेता का दबाव इन पे हो, तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि न्यायाधीश फिर नेता की ही तरफदारी करेगा, हिमायत करेगा और आम जनता की नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी राजनेता का क्या रहता है कि जो नियंत्रण रहता है न्यायाधीश पर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि वह न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सीधे तौर पे क्या बताया गया कि जो न्यायाधीश होता है, यदि नेता का नियंत्रण है, आपको पता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी यदि करप्शन करने के लिए मजबूर होता है, भ्रष्टाचारी बनता है, तो कहीं ना कहीं राजनेताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि यदि हम अभी सोचते हैं, कोई भी बनने से पहले मुझे तो नहीं लगता कि किसी का ये इरादा रहता होगा कि हम बनते ही करप्शन पे उतारू हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से अपना जितना भी रुपए पैसा इधर उधर से हाथ साफ करेंगे, जो भी होगा अपना जीवन अच्छे से जिएंगे। तो ना तो आप सोचते ना तो हम सोचते, यानी आप एक प्रशासनिक अधिकारी अभी बनने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके माइंड में होगा, आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, तो पहले से ही आपके माइंड में होगा कि हम किस लिए बन रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हम सोचते हैं कि हम वहाँ जाते ही करप्शन करेंगे।
ठीक है। लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि लोग कहीं ना कहीं करप्शन करने पर मजबूर हो जाते हैं, और जो नहीं करते हैं उनका ट्रांसफ़र अपना इधर से उधर, उधर से इधर ही करवाते रह जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बाद में रिटायरमेंट होने का फैसला आ जाता है। आप गूगल पे सर्च करना, एक ऐसे IPS या IAS अधिकारी हैं जिनका कम से कम नहीं तो 50+ यानी कि 50 से अधिक बार उनका क्या हो चुका है, ट्रांसफ़र अभी तक हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम ईमानदारी में रहते हैं, बिल्कुल हमको ईमानदारी में रहना चाहिए, लेकिन जो होता है कि वो, और सबसे ज़्यादा दबाव के, बस यहाँ पे मैं ये समझा, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी बिल्कुल राजनेता के दबाव में आ जाओ, क्योंकि आपके पास उतनी पावर होती है, क्योंकि राजनेता के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो हमको हटा सके हमारे पास से। ठीक है, ट्रांसफ़र ही कराएगा ना, दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन हम अपनी ज़मीर को नहीं छोड़ेंगे। जिसका लक्ष्य लेके हम जा रहे हैं कि हमको ये करना है, ये ऐसा सुधार करना है, वो हम अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि जो नेताजी बोल रहे हैं वही हम करते रह जाएं, और इसीलिए कहीं ना कहीं देश अभी भी गर्त पे ही बात करें तो भ्रष्टाचार जो है वो फैलता ही जा रहा है। ठीक है, कम होने का नाम नहीं ले रहा, और ये सब प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक DM ही प्रशासनिक अधिकारी होता है, DM के नीचे वाले पद भी, जो भी निचले पद होते हैं, वो भी प्रशासनिक अधिकारी में ही आते हैं। ठीक है, तो सभी ऐसा करते हैं, और कहीं ना कहीं दबाव किसका होता है हम पे, राजनीतिक दबाव होता है। सबसे ज़्यादा यदि किसी का दबाव होता है तो राजनीतिक दबाव ही आता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं लोग क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे समझाया गया है कि जो न्यायपालिका होती है वहाँ पे जब राजनेता का दबाव आएगा, वो क्या हो जाएगी, मतलब मजबूर हो जाएगी, और मतलब उसके नेता के पक्ष में ही वो फैसला सुनाने लगेगी। ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि हम एक, मतलब कि हम बहुत सारे किस्से जानते हैं जहाँ की अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, और भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रयास तो पहले ही करते हैं, जो मैंने अभी प्रशासनिक अधिकारी का आपको एग्जाम्पल दिया, और आप हम सभी तैयारी करते हैं, हम सभी को बनना है, और यहाँ पे हम सभी को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या बात की जा रही है कि ये ताकतवर पहले ही ट्राई करते, यानी कि जब भी हमारी FIR दर्ज होती है तो पुलिस थाने में ही जाते हैं, और वहाँ से ही सोचते हैं केस रफा जफा कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद यदि नहीं कर पाते हैं तो और आगे जाते हैं कि मंत्री मिनिस्टर भी उसमें शामिल होते हैं कि भैया इस केस को आप यहाँ से सीधे तौर से बिल्कुल विलुप्त ही कर दो। ठीक है, वहाँ पे कौन होते, प्रशासनिक अधिकारी ही होते हैं, जिनके द्वारा ये राजनेता ऐसा काम करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह की दखलंदाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है, या कि स्वीकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग आदत से मजबूर। ठीक है, तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था के लिए तो ठीक है वो स्वतंत्र है, लेकिन न्यायालय के जाने से पहले जितने पैतरे अपनाए जाते हैं, जैसे कि FIR दर्ज हुई, पुलिस पकड़ के ले गई, अरेस्ट करके ले गई, यहाँ ही कुछ ऐसे किया जाता है राजनेताओं के द्वारा कि आप छोड़ दो, या कि इसके आगे जाते हैं तो जिला न्यायालय में जाते हैं, वहाँ भी कुछ प्रयास किए जाते हैं, और फाइनली जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पे फिर जो भी फैसला आता है वो निष्पक्ष रूप से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि हमारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग प्रयास करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं, और इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया। ठीक है, यानी कि यही सब कारण है कि न्यायपालिका को क्या किया गया है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। और क्यों, आपको कारण समझ में आया क्यों, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो एक मतलब कि देश में रहने वाला आम नागरिक कभी न्याय नहीं पाता। वही जो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम चलता था कि वो अपनी ही सुनते थे, भारतीयों की तो कोई वहाँ पे अपील सुनी ही नहीं जाती थी, अपील ही दर्ज नहीं की जाती थी, सुनवाई तो दूर की बात है। तो यहाँ पे अब वो यही है कि मतलब इनका क्या है कि न्यायपालिका इसीलिए स्वतंत्र रखी गई है ताकि सबकी सुनी जाए।
ठीक है, एक राजनेता ही उस पर दबाव बना के ना रख सके, वहाँ पे एक गरीब नागरिक का भी सुना जाए और उसको भी न्याय दिया जाए। इसीलिए हमारे जो देश की क्या है न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से है। उसके बाद हम बात करें, इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ये जो हमारी जुडिशियल है वो स्वतंत्र है और इसका एक जो मुख्य पहलू है वो क्या है, शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। यानी कि हम देखे थे उसमें संसद के जो 3 अंक की बात की थी, इसमें क्या विधायिका कार्यपालिका जैसी जो भी राज्य की अन्य शाखाएं हैं वो न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। ठीक है, और न्यायपालिका के काम में क्या होता है कि ये जो विधायिका है या कार्यपालिका है वो किसी भी तरीके से न्यायपालिका के उसमें दखल नहीं दे सकती है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। ठीक है, जो अदालतें हैं वो सरकार के अधीन बिल्कुल भी नहीं है, ना तो विधायिका का ना कार्यपालिका का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो न्याय व्यवस्था के जो हमारी न्यायपालिका उसके किसी भी निर्णय में दखलंदाजी करे। ठीक है, और ना ही क्या कर सकती, ये हमारी जो न्यायपालिका है वो सरकार के अधीन बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती है। यानी कि न्यायपालिका, ये कंसेप्ट जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि न्यायपालिका से इन्हीं में से क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट यही स्टेटमेंट उठा के दे दिया जाए, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सीधे तौर पे आपको याद रखना है कि न्यायपालिका किसी राजनेता के ही नहीं बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के भी अधीन नहीं होती। ना तो विधायिका और कार्यपालिका का ये राइट्स होता है कि वो इसके मतलब कि न्यायपालिका के काम में दखल दे। ठीक है, और अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अदालतें सरकार के अधीन होती हैं, या कि न्यायपालिका के बारे में आपको दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, तो वहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट बना के दे दिए जाएंगे कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका में दखल दे सकती हैं। तो यहाँ पे अब नहीं दे सकती हैं, वहाँ पे दे दिया कि दे सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स से, तो इनको ध्यान में रखना, क्योंकि न्यायपालिका से क्वेश्चन काफ़ी प्री में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं, सरकार के अधीन हमारी न्यायपालिका नहीं होती है, वे सरकार की ओर से काम नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो भी सकता है कि सरकार के ओर से क्या न्यायपालिका काम करती है, तो आप उसमें गलत लगाओगे, क्योंकि सरकार की ओर से हमारी न्याय व्यवस्था काम नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो शक्तियाँ की इस मतलब की जो शक्तियाँ हैं तो उनके इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए। ठीक है, यानी कि व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण होता है कि उच्च न्यायालय यानी कि जो राज्य में हमारे होता है उच्च न्यायालय और जो सेंटर में होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसीलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे की, तो इसमें बताया भी जा रहा है कि न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। ठीक है, जो हमारे न्याय व्यवस्था की ये स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं अदालतों को बहुत बड़ी ताकत देती है। इसके आधार पे वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है
वो संविधान का संरक्षक भी इसे कहा जाता है, न्यायपालिका को। ठीक है, ये बात आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो न्यायपालिका को ही कहा जाता है। और यहाँ पे क्या बात की गई है कि न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि उनका हनन हो रहा है तो उनके संरक्षण के लिए भी ये अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण करती है, हमारे संविधान की संरक्षिका ही है न्यायपालिका। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आता है भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है अपने इंडिया में, तो इसमें बात की गई है कि हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं और ये आपको लिखना है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो कि भारत में अदालतों की संरचना, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे यही हेडिंग डाल दीजिए आप कि भारत में अदालतों की संरचना। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, जो मैं फ्लो चार्ट बनाती हूँ यहाँ से 3 करना है इसको। ठीक है, लिखना नहीं कि 3 अलग अलग उसमें डिवाइड होती है, ये सब इतना ज़्यादा झंझट नहीं लिखना, जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप लिख सकते हो उतना लिखने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पे हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। ठीक है, एक हमारा हो गया क्या, निम्न स्तर पर होती है, और इसमें क्या होती है, बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ज़्यादा ताल्लुक को होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होता है, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है, यानी कि सबसे निम्न स्तर पर कई अदालतें, यहाँ पे निम्न स्तर लिख के कई अदालतें आप लिखेंगे, और सबसे ऊपरी स्तर पर या उच्च स्तर पर केवल एक अदालत होती है। ठीक है, तो उच्च स्तर पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल एक अदालत हो जाएगी, और यहाँ पे आप लिखोगे कि लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक। ठीक है, इसी अदालत से होता है, उच्च से, और उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है कि जो हमारी उच्च होती हैं अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करें तो ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर या किसी शहर में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब समझना है कि आपके यहाँ जो अदालत होती है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या है कि हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर की अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। ठीक है, पहला जो स्तर है एक निचला स्तर है जिसमें बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है, यानी निचले स्तर पर बहुत सी अदालतें होती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर एक अदालत होती है सिर्फ, जो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यहाँ पे यदि पूरे देश की सबसे हाई कोर्ट में भी जो केस पेंडिंग में पड़ा रहता है, फिर फाइनल निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है। यानी सबसे ऊंचे स्तर की यदि कोई अदालत है तो वो है ऑल ओवर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, स्टेट में है हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट का भी केस जब जनता नहीं एक्सेप्ट करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर वो कहीं नहीं जा सकती है, पत्थर में सिर फोड़ ले, उसके आगे वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा मानना ही पड़ेगा, वो सर्वमान्य होगा और जनता को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही अदालत है सबसे ऊंचे स्तर पर, जबकि निचले स्तर पर कई सारी अदालतें हैं, जिनमें से हम बात करें तो जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है, क्योंकि डायरेक्ट ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, ना तो डायरेक्ट कोई यानी कि हाई कोर्ट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे ज़्यादा ताल्लुक किससे होता है, तो जिन अदालतों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जैसे कि एक हाई कोर्ट है, उसको सब डिवाइड में बांट दिया गया कि हाई कोर्ट के जिला न्यायालय हो गए, तहसील न्यायालय हो गए, तो ऐसे करके डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कि यदि केस हमारे तहसील में ही सॉल्व हो जा रहे हैं तो फिर हमको जिला में जाने की ज़रूरत नहीं है, और जिला में नहीं सॉल्व हो रहे तो मतलब कि यदि जिला में हो जा रहे हैं तो हमको स्टेट में हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, और यदि हाई कोर्ट में ही सॉल्व
हो जा रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसीलिए ये सारी अधीनस्थ न्यायालय बनाई गई हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, वो सारी व्यवस्था की गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात कही गई है, न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं, ठीक है। ये जो अदालत होती है, कौन, अधीनस्थ अदालत होती है। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो कहाँ होते हैं, आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आप बिल्कुल याद रखना कि अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो किस स्तर पे होते हैं, कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, तहसील स्तर पर या जिला के स्तर पर होते हैं, और मतलब किसी शहर में होती हैं। बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है, ठीक है, और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। ये जितने मैं एक एक पॉइंट बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए, और ये प्री में बहुत ज़्यादा न्यायालय से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं, कौन, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। जो अधीनस्थ न्यायालय हमारे जिले या तहसील में होते हैं, कई तरह की बहुत सारे मामलों की सुनवाई तो यहीं हो जाती है। बहुत ही रेयर केस होता है, यानी कि जो बहुत ही क्रिटिकल केस आता है, ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब समस्याएं हल मतलब कि हाई कोर्ट में भी जाती हैं, नहीं हो पाती हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जैसे राम मंदिर का केस हो गया, जैसे कि बात करें हम तो जो 3 तलाक वाला केस था, तो ऐसे केस जब यहाँ नहीं बन पाते हैं, वो सही रूप से नहीं उनको वो किया जाता है, टैकल किया जाता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ही कई सारे काम पहले ही कर लिए जाते हैं। प्रत्येक राज्य, यहाँ पे क्या बताया गया कि प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है, ठीक है। आप जिस भी स्टेट के होंगे आपको पता होगा कि आपके स्टेट में कितने ज़िले हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन भी है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़िलों वाला यदि कोई राज्य है तो वो कौन है, और ऐसे टॉप 3 स्टेट का नाम आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट का तो आई होप कि मतलब सबसे रटा ही होगा, लेकिन दूसरे और तीसरे का भी नाम बताना है कि ऐसे कौन से राज्य हैं या स्टेट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जिला है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम का डाटा देख के बताइएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके जो ज़िलों की संख्या है वो बढ़ाई गई है, यानी कि और भी ज़िले बनाए गए हैं। तो करंट डाटा के हिसाब से ही आप बताइएगा कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में ज़िले हैं, उसके बाद किस राज्य में है, फिर तीसरे नंबर पे किस राज्य में, सिर्फ टॉप 3 ही आपको बताना है। तो प्लीज़ कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक राज्य हमारा जिलों में डिवाइड होता है, बिल्कुल। किसी में 70 हैं, किसी में 75 हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 60 है। तो यहाँ पे जिलों में डिवाइड होता, और हर जिलों में एक जिला न्यायाधीश होता, ठीक है। मतलब कि जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे क्या होता है कि हर एक ज़िला में एक जिला न्यायाधीश होता है, यानी कि एक जिला न्यायालय होता है। अभी उसके आगे और हम जानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको एक एक तरफ से पढ़ते जाइएगा कि मतलब कि हर प्रत्येक राज्य जो होता है वो जिलों में डिवाइड होता है। जिलों में क्या होते हैं कि हर एक ज़िले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। हाँ, प्रत्येक स्टेट का, ये तो जिला न्यायालय, यानी कि जितने जिला होंगे उतने ही जिलाधीश होंगे, जो जिला न्यायाधीश होंगे उतने ही होंगे। यदि एमपी में हम बात करें, मध्य प्रदेश में यदि 50 डिस्ट्रिक्ट हैं तो यहाँ पे 50 क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे, ठीक है। यानी 50 जज होंगे, और एमपी में सिर्फ एक क्या होगा, हमारा हाई कोर्ट होगा, ठीक है। यानी कि एक उच्च न्यायालय होगा। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। तो ये जो उच्च न्यायालय होता है वो राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है, जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं, ठीक है। यानी कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि हम निचले स्तर की बात करते हैं, यदि हम ऊपर से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट,
देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारा एससी के बाद एससी आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, सबसे टॉप पे यदि कोई है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद कोई है तो हाई कोर्ट है, यानी राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, और सबसे ऊपर यदि कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं कि जिला या कि जिला न्यायालय होते हैं, या जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तो ये कई सारे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद हो गया होगा और आप ऐसे ही बना लीजिएगा। सबसे ऊपर टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे और मैंने जो बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला फाइनल रूप से मान्य होता है। यदि कोई केस पेंडिंग में है, वो ना तो जिला जो भी हमारा न्यायालय है वहाँ उसका फैसला हो पा रहा है, ना तो हाई कोर्ट में हो पा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल रूप से जो फैसला सुनाएगा वही सर्वमान्य होगा। अन्यथा यदि उसका फैसला यदि कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ जो भी नियम कानून बनते हैं वो तो सबको झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फिर फाइनल है, उसके बाद हम कहीं नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई भी हमारे लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल बंद है। ठीक है, तो ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद हम बात करें आगे, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या इसमें उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। ठीक है, ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था, और आज देश भर में 21 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो देश भर में वर्तमान समय में 21 उच्च न्यायालय नहीं है, 25 उच्च न्यायालय, यानी कि हमारे पूरे स्टेट में जो है तो इसमें 21 लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो एक हमारा जो पहले तो 24 थे, लेकिन अभी एक बन गया है, यानी हम बात करें अमरावती के। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश का एक उच्च न्यायालय बनाया गया है, जो कि अब 25 हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको यदि कन्फ्यूजन हो रहा हो तो उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि 28 स्टेट हैं और सबका एक एक हाई कोर्ट होता है, तो फिर ऐसा 25 ही क्यों है? तो इसमें 25 इसलिए हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में हो। ठीक है, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़, बस मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब कि ऐसे भी हो सकते हैं कि एक ही न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो भी है न्याय व्यवस्था को देख सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए अभी हाल फिलहाल में 25 ही ऐसे हैं, मतलब कि उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तो हमारी एक ही है, उसमें कोई संशोधन नहीं है, और ये नई दिल्ली में है हमारे। तो यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है 21 नहीं 24 है, आपको लिख लेना है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है हमारा, और बहुत सारे राज्यों ने अपने उच्च मतलब कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जिनके कंबाइन में है, मतलब कि यदि एमपी में है तो छत्तीसगढ़ झारखंड मिला के कर दिया गया कि ये दोनों ही व्यवस्थाएं देखेंगे, तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है उसका। जबकि क्या होता है कि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय, यानी जो मैंने अभी बताया पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है, और यह चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया। ठीक है, यानी कि 7 जो 7 सिस्टर राज्य हैं, आपको पता होगा यहाँ पे यदि इंडिया का मैप आपको आता होगा तो यहाँ से जो हमारा ये आता है। ठीक है, यहाँ ये जो हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, सॉरी अरुणाचल प्रदेश से यहाँ इतने मिजोरम, मणिपुर, ये त्रिपुरा वगैरह, ये जो 7 सिस्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है 7 सिस्टर जितने भी हमारे स्टेट हैं, यहाँ पे 7 स्टेट आते हैं जो उत्तर पूर्वी स्टेट होते हैं, तो इनमें कभी कभी 7 सिस्टर स्टेट के नाम भी पूछ लिया जाता है कि 7 बहनों के नाम से कौन कौन से राज्य जाने जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और कभी कभी उनकी कैपिटल पूछ ली जाती है कि 7 बहनों के नाम से जो राज्य है उनकी राजधानी क्या क्या है। और यूपीएससी का क्वेश्चन है तो आप उस हिसाब से, मतलब आपको स्टेट भी पता होना चाहिए, उसकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए, और ये सारी जियोग्राफी का है और आपको अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी में ही उच्च न्यायालय रखा गया 7 राज्यों के लिए। ठीक है, मतलब 7 राज्यों की इकट्ठा रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में शाखाएं भी हैं, यानी कि राज्य के ऐसा नहीं है कि कुछ इनकी क्या होती है कि अलग अलग पीठ बना दी जाती है।
ठीक है, कि जैसे एमपी में यदि जबलपुर में हाई कोर्ट है तो इसके अलावा भी 2-3 इसके खंड बना दिए जाएंगे, इसकी पीठ बना दी जाएगी कि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सके। यदि जबलपुर सब नहीं आ पा रहे हैं तो जहां भी बनाई जाए 2-3 इसके खंड बनाए जाते हैं वहां पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसके पीठ भी बना दिए जाते हैं। हालांकि मेन रूप से वही जो हाई कोर्ट होता है वही माना जाता फैसला ये माना जाता है कि जैसे एसबीआई की ब्रांचेस होती हैं कई सारी। ठीक है, तो अब वो ऐसे तो नहीं है कि एसबीआई की जो ब्रांच है वो कुछ अलग काम करेगा, काम तो वही करेगा और उसी के नाम से करेगा। तो ऐसे ही हमारे हाई कोर्ट में होता है कि इसकी 1-2 ज़्यादा नहीं, बस ये मतलब कि ऐसा रहे कि पब्लिक ज़्यादा पहुंच सके। ठीक है, यदि जबलपुर मतलब बात करें हम तो जहाँ पे हाई कोर्ट का सेंटर है वहाँ पे सब नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके जो भी खंड होते हैं या पीठ होते हैं वहाँ पे क्या है लोग जा सकते हैं। और आप लोग आज ये भी पता करेंगे, आज क्या अभी जैसे ही क्लास आप इसको एंड करते हैं उसके बाद ही आपको पता करना है कि आपके स्टेट में जो न्यायालय है उसके कितने और पीठ हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट के 1 या 2 या 3 पीठ होते ही होते हैं जो खंडपीठ होता है। तो आपको बिल्कुल पता करना है और आप जिस भी स्टेट के कमेंट बॉक्स में आप लिख के भी बताएंगे कि आपके स्टेट में इतने खंडपीठ हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के इतने खंडपीठ हैं, क्योंकि बिल्कुल कंपल्सरी है कि होते ही होते हैं, क्योंकि स्टेट इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे एक ही में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, इसलिए अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है वही, बस थोड़ी शाखाएं उसकी दूसरे स्थान पे कर दी जाती हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं या नहीं जुड़ी हुई होती हैं। खैर, अब इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो भी इसमें बताया गया है। लेकिन आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको ईमानदारी से पूरा करना है और जितना मैंने बोला है आपको ये सारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। ठीक है, कि आपके स्टेट में कितने खंडपीठ हैं और उसके बाद और भी जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके भी आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।